अब हो रही है ठीक? मैम हाँ जी मैम। यस मैम। मैम अभी थोड़ा फर्क है। हाँ चलो ट्राई करो, नहीं कुछ कहीं रुकोगे तो मैं बता दूंगी, कोई बात नहीं। Appeared in the three tests of the full marks 20, 50, 30 marks respectively. He obtained 75 marks in the first and 60 marks in the second test, but should be his percentage of the marks in the third test if his aggregative is 60. देखो वो कहता है एक टेस्ट में अपीयर हुए आप, एक टेस्ट के मार्क्स हैं फुल मार्क्स, मतलब जितने का वो मार्क्स था 50 और 20, 50 एंड 30, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर में आपने 75 मार्क्स गेन किए, 75 नहीं 75%, ठीक है बेटा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परसेंट एंड मार्क्स। तो फर्स्ट पेपर आपका कितने मार्क्स का था? 20 मार्क्स का था। Yes, ma'am. यस मैम। तो 20 का आपने 75% गेन किया, तो कितना हो गया आपका? 15 मार्क्स हो गए आपके। Yes, ma'am. यस मैम। और दूसरे पेपर में आपने 50 मार्क्स का था, उसमें आपने 60% मार्क्स गेन किए, यानी कि 30 मार्क्स हो गए। यस मैम। Yes, ma'am. तीसरा आपका 30 मार्क्स का था, लेकिन उसकी परसेंटेज आपको नहीं पता है। वो ये एज्यूम कि उसकी परसेंटेज एक्स है, क्योंकि वही हमें निकालनी है ना, तो जो चीज निकालनी होती है उसको हम एक्स ले लेते हैं। तो उसको हमने 30x लिख दिया। ये बात समझ आई कि 30x क्यों लिखा हमने? Yes, ma'am. ठीक है। अब टोटल मार्क्स से हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड किससे करेंगे? 20 प्लस 50 प्लस 30, 100 मार्क्स टोटल मिला के 100 मार्क्स हो गए। 100 से हमने डिवाइड किया। इसकी एवरेज हमें दी हुई है 60% मार्क्स, और जो परसेंट होता है उसको हम पॉइंट्स में लिखते हैं। तो 0.6 हो गया। ये यहां तक क्लियर हो गया आपको? Yes, ma'am. यस मैम। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। देखो 100 नीचे है, 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 60 बन जाएगा। ये 45 और 30x है। 45 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, फिर x से हम डिवाइड करेंगे। तो x से डिवाइड करेंगे 15/30 आएगा 0.5। 0.5 का मतलब क्या हो गया? 50% मार्क्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसका मतलब थर्ड टेस्ट में आपने 50% मार्क्स गेन किए। ये कंबाइंड मीन जो हमने कल किया था उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। यस मैम। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? नो मैम। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे। स्नेहा। यस। स्नेहा 9th एग्जाम्पल आप रीड करो। ओके मैम। पढ़ो A बच्चे। हाँ ठीक है, बोलो बोलो। certain number of salesmen in different territories, following data were compiled from sales reports. मैम ये भी पढ़ना है डाटा? नहीं नहीं, ये सेल्स है। कितनी सेल हुई उसकी रेंज दे रखी है, 4000 टू 8000, 8000 टू 12000, और नंबर ऑफ सेलमैन कितने, उन्होंने कितने लोगों ने इतनी सेल की, उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। एवरेज सेल इज बिलीव्ड टू बी 19,920। फाइंड द मिसिंग इंफॉर्मेशन। अब मिसिंग इंफॉर्मेशन क्या है कि हमने वो नंबर ऑफ सेलमैन ढूंढने हैं जिन्होंने 20 से 24,000 तक की सेल की। तो उसको हम एक्स लिख सकते हैं। यस मैम। ठीक है। अब आपने करना क्या है कि वही जैसे हमने ऊपर x की वैल्यू निकाली थी, सेम ही हमने निकालनी है, सिर्फ उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? इसमें हमें कंटिन्यूअस सीरीज दी हुई है, तो हमें मिड पॉइंट निकालना होगा। याद है आपको कल हमने मिड पॉइंट निकाला था? यस मैम। और फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट मेथड इसने यूज, सॉरी इन स्टेप डिवीजन नहीं किया इसने। हाँ जी, इसने फॉर्मूला यूज किया। हाँ, शॉर्टकट मेथड यूज किया है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब ए देखो, पहले तो इसने यहाँ पर y ले लिया, इसको x नहीं लिया, ठीक है। x भी ले सकते हो आप, y भी ले सकते हो। हेलो, हाँ कोई नहीं आ रहा। तो उसने क्या किया
कि जो उसने कल एक्स, उसमें पिछले क्वेश्चन में एक्स इसलिए लिया था क्योंकि वो हमारी एक्स वाली वैल्यूज थी। अगर हम यहाँ एक्स लेते हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि हमारे फॉर्मूला में भी एक्स होता है, इसलिए इसने यहाँ वाई ले लिया फ्रीक्वेंसी को जो हमें निकालनी है। एक्स हमारा होता है मिड वैल्यू, जो हमने इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, मिड वैल्यू आ गई। ठीक है, तो उसके बाद हमने डी निकालना है। एज्यूम्ड मीन लिया 22। तो स्टूडेंट जो इसको एक्सप्लेन कर रही थी, स्नेहा, आर यू देयर? यस मैम। आप बेटा एक्सप्लेन करो इसने कैसे किया, मैं थोड़ा देखना चाहती हूँ आप लोगों को किस लेवल तक समझ आ रहा है। क्या निकाला इसने, ये मिड वैल्यू कैसे निकाली है स्नेहा? मैम इसने 4 और 8 को प्लस करके उसको 2 के साथ डिवाइड कर दिया। 4 और ठीक है, 8 अब ये 22 कहाँ से आया स्नेहा? 22 कहाँ से आया बेटा? स्नेहा, यस मैम। अगर नहीं आ रहा है बेटा तो क्लियरली नो बोलो ताकि मैं अगले बच्चे से पूछ सकूं। मैम जो मिड वैल्यू है ना, इसके सेंटर में से इसने 22 लिया है। हाँ, इसको क्या बोलेंगे हम? मैम ये डी है। डी नहीं है बेटा, ये ए है। एज्यूम्ड मीन, ये क्या है? ओके, अज्यूमिंग। हाँ, इसको बोलते हैं हम एज्यूम्ड मीन, ए। और डी को बोलते हैं हम डेविएशन। क्या बोलते हैं? डेविएशन। हाँ, डेविएशन होती है एक्स माइनस ए। तो हर एक, अब ये -16 कैसे आया? मैम जो मिड वैल्यू है ना, उसमें से 22 को माइनस किया गया है। जैसे हाँ, 6 में से -22 -22 -16 माइनस, हाँ 10 -22 -12, तो ये डेविएशंस -12। आ गई आपकी। फिर ये क्या है? यस एफ डी कैसे निकाला है मैम। बेटा? जिसका माइक ऑन है वो बंद कर दो, पीछे से आवाज आ रही है। हाँ जी स्नेहा, आप बोलो। जो नंबर ऑफ सेल्समैन है उसको डी के साथ डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। हाँ, नंबर ऑफ सेलमैन को डी से मल्टीप्लाई किया। बस अब म्यूट कर दो आप बेटा, अब ओके आप मैम। म्यूट कर दो। ये आपका टोटल आ गया एफ डी का -208। फॉर्मूला है हमारा एक्स बार का ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब ए क्या है हमारा, एक्स बार हमें दिया हुआ है पेपर में, क्वेश्चन में, सॉरी, एक्स बार हमें दिया हुआ है। ए को अब हमने 22 नहीं लेना, 22,000 लेना है। क्योंकि अगर आप देखो इसने ऊपर में, ये बात आपने बड़े ध्यान से मैं बता रही हूँ, याद रखनी है, इन थाउजेंड्स है ना हमारी सारी वैल्यूज। यस मैम। तो इसीलिए हमने 22,000 लेना है। नहीं तो यहाँ पर 19,920 लोगे, या 22 लोगे, या 208 लोगे, और आपके क्वेश्चन की खिचड़ी पक जाएगी और आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपको बेसिक वैल्यू ही समझ नहीं आ रही है, ढूंढते रह जाओगे आप, एमसीक्यू में आंसर मिलेगा नहीं। तो या तो आप 19,920 को डेसिमल लगा के 19.920 बनाएंगे, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, पॉइंट्स में आ जाएगा, इसीलिए इसने इसको 22,000 बनाया। और 208 को भी 1000 में, क्योंकि अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1000 ही बनेगा, वो भी उसको 1000 में लेके और नीचे सिग्मा एफ ले लिया। अब 22,000 इधर आके माइनस हो गया, सिग्मा एफ की वैल्यू है 90 + y, वो हम लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट? मैम एक बार रिपीट कर दो, 1000 क्यों लिया? बेटा देखो, जो ये कह रहा है ना ऊपर, ध्यान से देखो, ये जो सेल दिया इसने क्वेश्चन में, इन थाउजेंड्स दिया है ना आपको, तो आप ध्यान से देखो, 4 से 8 रुपीज की सेल तो नहीं होगी ना, क्योंकि देखो एवरेज भी उसने 19,920 दी है। तो ये सेल्स 4,000 to 8,000 है, उसको इजी बनाने के लिए उसने 1000 हटा दिया था कैलकुलेशन के लिए। ओके मैम। तो जो आपने एज्यूम्ड मीन मिड पॉइंट का 22 लिया है ना, वो मिड पॉइंट भी तो जब ये थाउजेंड्स में है तो मिड पॉइंट भी थाउजेंड्स में आएगा, तो फिर 22,000 हो गया ना।
तो फिर जब 1000 से अब इसको अगर 16,000 लिखूं और फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी तो 1000 बन जाएगा ना, 176,000, 17,600, है ना। ये तो सॉरी 1,76,000, तो ये आपका 2,08,000 बनेगा। ये बात समझ आई आपको? देखो इसने रीजन लिखा भी हुआ है, सेल्स आर इन थाउजेंड्स। ठीक है, किसने पूछा था क्वेश्चन, समझ आया बच्चे? हाँ जी, किसकी क्यूरी थी बेटा, ये 1000 कैसे आया? मैम हो गया। हो गया क्लियर? गुड। यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप में से, किसका नंबर लाएं हम? प्रीत, प्रीत आर यू देयर? प्रीत, यस प्रीत, नॉट ऑडिबल। अमृता, यस अमृता, अमृता, प्रीति, ओके प्रीति पढ़ेगी, गुड। प्रीति पढ़ो आप क्वेश्चन। The number 3.2, 5, 8, 7.9 and 4.5 have frequencies x, x plus 2, x minus 3 and x plus 6 respectively. If the arithmetical mean 4.876, find the value of x. देखो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ दिखाने में मुश्किल किया हुआ है। आपको x की वैल्यूज दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और सब में x ही है, तो x की इक्वेशन ही बनेगी और कुछ भी नहीं है। देखो ये आपके नंबर्स दिए हुए हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, ये फ्रीक्वेंसीज का टोटल आ गया, ये f से मल्टीप्लाई किया x को, आपका ये वैल्यू आ गई। अब अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन आपको दिया हुआ है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट है इसमें बच्चे आपको? किसी को कोई डाउट? प्रीति समझ आया? Yes, ma'am. बाकी यस सबको? मैम। गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो अब मैं थोड़ा सेकंड पेज पे किसी बच्चे को लूंगी। कशिश, कशिश आर यू देयर? कशिश, रवि कुमार, कृतिका, कृतिका, यस मैम। यस मैम। कृतिका, क्रिश, क्रिश आप, कशिश सॉरी, कशिश आप पढ़ो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड, नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे आप। 11th एग्जाम्पल पढ़ो कशिश। केशव, केशव आप पढ़ो चलो। The sum of deviations of a certain number of observations ungrouped data measured from 4 is 72 and the sum of the deviations of the observations from 7 is -3. Find the number of observations and their mean. इन दिस प्रॉब्लम मीन इज ऑब्टेन्ड, इसने बता दिया आपको कि फॉर्मूला आपने ये वाला यूज किया है मीन के लिए, a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपको वो कह रहा है कि सम ऑफ द डेविएशंस, जो डी हमने निकाला ना, डेविएशंस का मतलब डी, ठीक है, तो सम ऑफ द डेविएशंस आपको दिया हुआ है, मेजर्ड फ्रॉम 4 इज 72। 4 का मतलब क्या हो गया, मेजर्ड फ्रॉम 4, इसका मतलब क्या हुआ कि एज्यूम्ड मीन 4 है, क्योंकि वो कह रहा है, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनो सब लोग, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सम ऑफ डेविएशंस मींस सिग्मा डी, क्योंकि इसने नीचे फॉर्मूला दे दिया ना, आपने उस पर फोकस करना है। सिग्मा डी निकाला है इसने, और जो मेजर्ड है वो कहां से किया है, डी कहां से निकाला है, ए से। ए से निकालते हैं ना, जैसे अभी हमने 22 से निकाला था, तो ए है हमारा Yes, 4, ma'am.
ठीक है, ए अगर हम 4 लेते हैं तो हमारी डेविएशन 72 हो जाती है, तो a प्लस 72/n आ गया। अगर हम डेविएशंस को 7 से लेते हैं तो हमारा सम -3 आता है, तो 7 - 3/n आ गया। अगर हम दोनों को देखें तो दोनों से ही x बार निकलेगा, तो x बार तो किसी एक ग्रुप का सेम ही होगा ना, वो तो अलग हो नहीं सकता। ये बात क्लियर हुई आप दोनों को, आप सबको? सॉरी। यस मैम। तो अब इसने इन दोनों को इक्वल रख दिया। इक्वल रख के सॉल्व करने से हमारे पास n आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितनी है? 25। कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 25। अब जब हमारे पास n की 25। वैल्यू आ गई तो हम इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूला में, चाहे हम 4 वाले में रखें या 7 वाले में रखें, जिसमें भी 25 रखेंगे वैल्यू सेम आएगी। आप रख के देख सकते हो, मीन आपका 6.88 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ यस या मैम, आ नहीं गया। हुआ? आ गया ना? जी। आप 3 वाले में भी रख के देखो तो भी यही आएगा। 7 - 3/25 करोगे तो भी यही आंसर आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। अब एक स्टूडेंट और इंटरेस्टेड थी, रितिका। रितिका आप पढ़िए बेटा। जो वॉलेंटियर स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं और अच्छा भी लगता है, इसका मतलब वो अलर्ट हैं क्लास में। हाँ जी बच्चे पढ़िए। Yes, ma'am. The marks of a student in written and oral tests in subject A, B, and C are as follows. The written test marks are out of 70 and the oral test marks are out of 30. Find the weighted mean of the marks in written test, taking the percentage of marks in the oral test as weight. देखो वो क्या कह रहा है, आपके A, B और C 3 टेस्ट हुए, ठीक है, सब्जेक्ट 3 है आपके पास। 70 मार्क्स का आपका रिटर्न टेस्ट हुआ, जिसमें से मार्क्स आए A में 43, B में 32 और C में 29। ओरल टेस्ट जो था आपका 30 मार्क्स का था, उसमें से 15, 12 एंड 18 आए। आपको वेटेड मीन निकालना है मार्क्स का, ये टोटल तीनों सब्जेक्ट्स में आपके कितने एवरेज मार्क्स आए। इन रिटर्न टेस्ट का एवरेज निकालना है और उसकी वेटेज लेनी है आपको ओरल टेस्ट वाले मार्क्स की परसेंटेज की। तो इसका मतलब आपकी जो वेटेज होती है वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, तो ओरल टेस्ट के जो परसेंटेज मार्क्स होंगे वो आपकी फ्रीक्वेंसी बनेगी, और जो रिटर्न टेस्ट के मार्क्स होंगे वो आपका एक्स बनेगा, XF। तो देखो ये आपके ओरल टेस्ट जो हैं आपके, उसमें कितने टेस्ट मार्क्स आए थे आपके? 15, 12 एंड 18। तो टोटल कितने बन गए आपके? 30 एंड कितने बन गए ये? सॉरी, 30 मार्क्स का था ना ओरल पेपर आपका, तो 30 में से अगर आपके 15 आ रहे हैं तो 50% हो गए। ठीक है, यस। ये बात समझ यस आई? मैम। 0.5 कैसे आया? रितिका बताओ यस मैम। 0.4 कैसे आया बेटा? रितिका, रितिका Yes, ma'am. बताओ बेटा 0.4 कैसे आया? जहां मेरा मैम तो कर्सर है। मैम तो x से डिवाइड करके। कैसे बताओ? मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटा। मैम 12 को 30 से डिवाइड किया है। हाँ, क्योंकि 12 मैम मार्क्स आवाज आए हैं क्लियर नहीं आ रही। आपके, 12 मैम मार्क्स हैं। हाँ जी बेटा। मैम आवाज क्लियर। मेरी आवाज नहीं आ रही? यस मैम। किसी का माइक ऑन है बेटा, ऑफ कर दो फिर आएगी। अब आ रही है? यस मैम। देखो बेटा आपके 30 में से 15 है तो 50% मार्क्स हो गए, परसेंटेज निकालनी है आपने। ये तो बड़ा आसान है ना। 30 में से 12 मार्क्स हैं तो 40% हो गए, 30 में से 18 मार्क्स हैं तो 60% हो गए। और उसने क्वेश्चन में यस सीधा सीधा बोला है कि जो परसेंटेज ऑफ ओरल टेस्ट मार्क्स हैं वो आपकी वेटेज है, मतलब वो आपकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। क्या है आपकी? फ्रीक्वेंसी है। वेटेज मतलब फ्रीक्वेंसी। और जो आपके मार्क्स हैं वो आपकी वैल्यू है 43, 32, 29। तो इसने XY गलत लिया है, यहाँ पर काट के अपनी बुक्स में इसको अगर हम F लिखते हैं और इसको मार्क्स को X लिखते हैं तो ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा आपको। FX आ गया दोनों को मल्टीप्लाई करके, और फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा FX अपॉन सिग्मा
एफ, यही होता है ना आपका। फ्रीक्वेंसी के Yes, ma'am. टोटल से डिवाइड करते हैं तो 1.5 से डिवाइड किया और 51.7 ऊपर आ गया। क्लियर? यस Yes. मैम। आगे है कैलकुलेट सिंपल एंड वेटेड अर्थमेटिक एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन आपसे ही रीड Yes, ma'am. कौन करेगा, बोलिए अपने आप। Who will read this question? Voluntary? सोनम, गुड। सोनम पढ़ो। Calculate simple and weighted arithmetic average from the following data. मैम टेबल भी पढ़ना है? बिल्कुल बिल्कुल, तभी बोला, ये लाइन तो मैंने भी पढ़ दी थी बेटा। डिजाइनेशन और मंथली सैलरी, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन उनकी सैलरी, स्ट्रेंथ ऑफ द कार्ड, कैडर, क्लास फर्स्ट ऑफिसर, मंथली सैलरी दी है 1500 और स्ट्रेंथ दी है 10। क्लास 2 ऑफिसर, मंथली सैलरी 800 और स्ट्रेंथ 20। चलो अब सबॉर्डिनेट मैं बस, ठीक है ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, समझ आ गया। मेरा पर्पस होता है सिर्फ आपको समझाना। डेजिग्नेशन है क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, सबॉर्डिनेट स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ एंड लोअर स्टाफ। मंथली सैलरी 1500, 1800, 500, 250 एंड 10। स्ट्रेंथ ऑफ द कैडर मतलब इसकी स्ट्रेंथ में कितने लोग हैं, कितने क्लास 1 ऑफिसर हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी। ठीक है, समझ आई ये बात? 10 क्लास 1 Yes, ऑफिसर ma'am. हैं। हाँ जी। कैडर मीन्स कैडर होता है बेटा, ग्रुप होता है। जैसे हम ये कहते हैं ना कि ये तो जी आईपीएस ऑफिसर हैं, ये आईएएस ऑफिसर हैं, ये कर्नल है, ये कैप्टन है, वो कैडर बन जाते हैं उनके। क्लास 1 ऑफिसर एक ओके कैडर हो गया। ठीक है, ओके तो इस कैडर में यानी कि इस कैटेगरी में, आप ये भी कह सकते हो अपनी लैंग्वेज में कैटेगरी, इस कैटेगरी में 10 लोग हैं और हर पर्सन की सैलरी कितनी है, 1500। क्लास 2 में आपके 800 सैलरी है और लोग हैं 20। तो जो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है आपकी, जो कैडर की स्ट्रेंथ है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। सैलरी आपका एक्स हो जाता है और उससे आपको मीन निकालना है। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। मंथली सैलरी, उसने सिंपल अर्थमेटिक मीन भी बोला है ना, उसके लिए सिर्फ मंथली सैलरी का आप एवरेज निकालोगे और वेटेड एवरेज के लिए फिर आप डब्ल्यू एक्स का एवरेज निकालोगे। तो आपको दोनों आंसर देने हैं। ओके ओके मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर आपकी जो टोटल है 10 आइटम्स का, x माइनस 10 सिग्मा इज इक्वल टू 10, व्हाट इज द सिंपल मीन। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे, क्योंकि उसने ये कह दिया x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 और ये 10 चीजों का है, तो इसका मतलब इंटू 10 करेंगे हम। 10 इंटू 10 आपका 100 हो गया। 10 प्लस 100 10 आपका, देखो 10 में से x के टोटल में से हमने 10 लेस किया और 10 लोग हैं तो 100 हो गया। 10 लेस हुआ ना, तो अब आपके 100 बनेंगे, उसमें 10 और ऐड करोगे, 110 हो जाएगा। और उसके नंबर भी 10 है, 110 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका मीन 11 आ जाएगा। मतलब अगर हम मैम अपने, हाँ जी बेटा, रिपीट कर दूं 14 देखो इलस्ट्रेशन। पहले यहां से देखो, आप सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, सिग्मा x माइनस 10 इज इक्वल टू 10। ये बात समझ आई आपको कि अगर हम टोटल में से जितने भी हमारी वैल्यूज हैं उसमें से 10 माइनस कर दें तो हमारे पास जो उसका सिग्मा बचता है, हर एक वैल्यू में से 10 माइनस कर दें तो सिग्मा हमारा 10 बन जाएगा। टोटल यानी 10 बन जाएगा हर वैल्यू में से अगर हम 10 माइनस कर दें और फिर हम उसको ऐड करें। ठीक है, यस मैम। अब अगर हम इसको अलग अलग कर देते हैं तो इसका मतलब सबका टोटल और फिर 10 बारी उसको अलग से ऐड कर लें, क्योंकि टोटल नंबर हमारे पास 10 है ना। ठीक है, अब अगर हम सबको अलग से ऐड कर लें और फिर 10 को अलग बारी ऐड कर लें तो फिर वो भी तो 10 ही बचेगा। और 10 को 10 बारी ऐड करोगे
तो कितना हो गया, 100 हो गया। यस मैम। तो इसका मतलब अगर हम जो हमारी वैल्यूज हैं उसके टोटल में से मैं 100 माइनस करती हूँ तो वो 10 बचता है। इसका मतलब मेरी वैल्यूज का टोटल 110 हो गया, तभी तो 10 माइनस करके 10 बचेगा ना, 100 माइनस करके। यस मैम। तो एवरेज क्या हो जाएगी, एवरेज को अब जब आपका टोटल 110 है तो एवरेज तो 10 से डिवाइड करोगे तो मीन आ जाएगा। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। ओके मैम। If arithmetic mean of the first n natural numbers, first n natural numbers का सम आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वो होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2n, n इंटू n प्लस 1 अपॉन n सिग्मा। आपको ये फॉर्मूला लिख लो सब बच्चे। सम ऑफ, ये आप अर्थमेटिक मीन जब पढ़ोगे ना आगे, वो एपी जीपी करोगे, सब करोगे, उसमें आएगा आपके पास फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। क्या होता है, लिख लो सब बच्चे अपने अपने नोट्स में। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, आपके काम आएगा बहुत जगह पे। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, यस तो अगर यस हम मैम। अगर हम सम का मतलब क्या हो गया, सिग्मा एक्स, और उसको n से डिवाइड करेंगे तो हमारा अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। तो n हम n से डिवाइड करेंगे तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2n हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6n अपॉन 11। अब अगर हम यहाँ पे देखें n से n कट हो गया, मैं आपको इसको देखती हूँ नोट्स में बताती हूँ, रुको 1 मिनट। हाँ जी, एक्सेल शीट शेयर हो रही है सबको। यस मैम। यस मैम। जी सम मैम। ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इक्वल्स टू, ये होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड 2। ये नजर आया आपको सबको फॉर्मूला? Yes, ma'am. यस। यस मैम। ठीक है, यस मैम। और इसका मतलब ये हो गया हमारा, अगर आप सिग्मा अब अगर हम एवरेज निकालते हैं, दैट इज एक्स बार, इसमें आएगा नहीं एक्स बार कैसे लिखेंगे क्योंकि वर्ड की कॉपी नहीं है। तो एवरेज मतलब मीन, मीन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बच्चे, आप ध्यान से देखो क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय n। तो सम क्या है हमारा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड 2, ये है। इसको फिर हम डिवाइड किससे करेंगे, n से, दोबारा n से करेंगे ना डिवाइड, तो ये Yes, ma'am. ऐसे आ जाएगा। ये आ गया, यहां तक समझ आया आपको? यस मैम। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो n से n कट जाएगा, क्या बचेगा, n
प्लस 1 डिवाइडेड 2, ठीक है, यही बचेगा ना। Yes, ma'am. n+1 डिवाइडेड Divided. 2, ये बचेगा, ये हमारा एवरेज आ गई। और इधर से हमें एवरेज दी हुई है, क्या दी हुई है वो मैं दिखाती हूँ आपको। 6/11। हाँ 6/11 दी हुई है, तो इसकी वैल्यू 6/11 आ गई। अब इसको जब हम आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपकी n की वैल्यू आ जाएगी, निकाल लोगे। Yes, ma'am. मैम हो गया। ठीक है, गुड। A mean of first 3 terms is 14, फर्स्ट 3 टर्म्स, और रेस्ट 2 की 18 है, तो एवरेज निकालनी है। आप इसको कंबाइंड मीन से निकालो, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। कंबाइंड मीन क्या कह रहा था, n1 मतलब 3 इंटू x1 बार 14 प्लस n2 2 प्लस x2 बार 18 डिवाइडेड बाई 3 + 2, ठीक है। तो अब मैंने आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स करवा दी हैं, ऑलमोस्ट आपके एग्जाम्पल खत्म हैं। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे। आप में से कोई एक स्टूडेंट पढ़ेगा। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहा था, आप में से कोई कुछ कहना चाह रहा था। मैम हाँ जी, मैम लास्ट इलस्ट्रेशन रिपीट कर दो। कौन सा? लास्ट इलस्ट्रेशन। अच्छा, जो मैंने छोड़ दिया 17, ये वाला यस कह रहे मैम। हो? पढ़ो यस आप मैम। बच्चे, आप ही पढ़ो इसको, क्वेश्चन को। There were 50 students in a class. 10 failed, whose average marks were 2.5. The total marks of our class were 200. Find average marks of passed student. देखो हमारे पास क्या होती है, मीन का फॉर्मूला क्या है, टोटल अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, Yes, ठीक ma'am. है। टोटल मार्क्स हैं आपके 200, सारे बच्चों के 50 बच्चों के। उसमें से अगर मैं 10 फेल वाले बच्चों के मार्क्स निकाल दूं जिनके एवरेज 2.5 है, तो टोटल 25 हो गए उनके नंबर। वो निकाल दूं तो 175 नंबर कितने हो गए, जो बच्चे पास हुए हैं उनके टोटल हो गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 से डिवाइड कर लो तो उनकी एवरेज आ गई, Okay, ma'am. Thank you. ठीक है। अब बच्चे आप इसी को कंटिन्यू करो, आगे प्रॉपर्टीज पढ़ो इसकी। हाँ जी, गगनदीप आपको कह रही हूँ बेटा मैं, प्रॉपर्टीज पढ़ो इसकी। The important properties of arithmetic mean are given below. First, the sum of the deviation of the terms from the actual mean is always 0. Second, the sum of the square deviation of the items from arithmetic mean is minimum, that is less than the sum of the squared deviations of the items from any other value. Third, if we have arithmetic mean and the number of items of two or more than two groups, we can calculate the combined average of groups. Fourth, if the terms of a series are increased, decreased, multiplied, or divided by some constant, the mean will also be increased, decreased, multiplied, or divided by the same constant. Fifth, the standard errors of the arithmetic mean is less than that of any other measure of central tendency. अब यहाँ पर ध्यान से देखो, सबसे पहले वो कह रहा है कि सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन, यहाँ पर एज्यूम्ड मीन नहीं बोला उसने। अगर हम एक्चुअल मीन को लेके फिर डी निकालेंगे तो सम ऑफ डी जो है वो हमेशा 0 आएगा। दूसरा वो कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, डी का जब हम स्क्वायर करेंगे और उसको हम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम, आइटम फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम, दैट इज लेस देन द सम ऑफ square deviation of the items from any other value. If we have arithmetic mean and the number of items of 2 or more groups, तो हम combined mean निकाल सकते हैं। अभी हमने निकाला था combined mean 2 और 3 नंबर का।
और इफ द नंबर ऑफ सीरीज, अगर हम उसको अभी जैसे हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि 10 से वो हर एक में से माइनस कर देता है, then increase, decrease, multiply or divided by some constant, the mean value also increase, decrease, multiply or divided by the same constant. तो आपकी जो अर्थमेटिक मीन है वो भी सेम वैल्यू से इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज करोगे तो डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज हो जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी. The standard error of arithmetic mean is less than of any other measure of central tendency. अगर हम किसी और मेथड से सेंट्रल टेंडेंसी या मीन निकालते हैं, जैसे मीन, मोड, मीडियन आप आगे निकालोगे, तो एरर जो है वो सबसे कम इस मेथड में होती है, यानी कि ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मेथड है. अब आप पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन और डीमेरिट्स. अभी कौन पढ़ेगा? केशव. केशव कुछ हैंड रेज कर रहा था बीच में से. केशव, यू वांट टू से समथिंग? सुनैना. Yes, ma'am. हाँ जी केशव बोलो. हम गलती ना हो गया सी एंड्रे दी. अच्छा कोई बात नहीं. सुनैना आप पढ़ो बच्चे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. Merits of arithmetic mean. Different interpretation by different persons not possible as arithmetic mean is rigidly defined. Easy to understand. It takes all values in consideration. It lends itself easily to further mathematical treatment. तो क्या फायदे हैं इसके कि कोई भी पर्सन इसको निकाले, चाहे आप 30 लोग हो, 30 के 30 लोगों को मैं एक ही क्वेश्चन दूं तो सबका आंसर एक ही आएगा, कोई अलग इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं है. ऐसा नहीं है कि कोई और निकाल रहा है तो कुछ और आ जाएगा, कोई और निकाल रहा है तो कुछ और आ जाएगा. ठीक है. आगे कह रहा है ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इसको अंडरस्टैंड करना इजी है, और हर वैल्यू को ये कंसीडर करता है, किसी वैल्यू को इसने छोड़ा नहीं, जो भी वैल्यू दी होती है, और फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करनी इसमें आसान है. अब डीमेरिट्स क्या है, पढ़ो बच्चे, आप ही कंटिन्यू करो. It cannot be determined by inspection nor can it be located geographically. Graphically, it is affected very much by extreme values. Average of 1, 2 and 3 is 2, but average of 1, 2, 3 is extremely affected by presence of 33 and the result is 12. It ठीक है. cannot be calculated if the distribution has open-ended classes. क्लासेस. वो कहता है कि कैन नॉट डिटरमाइन बाय इंस्पेक्शन, ऐसे देख के नहीं आप निकाल सकते, ना ही ग्राफ बना के निकाल सकते हो, आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा. इसके अलावा अगर कहीं एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए आपके डाटा में तो वैल्यू ही चेंज हो जाती है. जैसे 1, 2 एंड 3 आसपास है, इनकी एवरेज 2 हो जाएगी, लेकिन अगर आप 3 की जगह 33 लिख देते हो या आपकी वैल्यू ही एक्चुअली 33 है, तो सारे की सारी एवरेज ही चेंज हो जाएगी. ना तो 12 1 से मैच कर रहा है, ना 2 से, ना 33 से. एवरेज का मतलब होता है बाकी वैल्यूज के आसपास घूमता है वो. इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओपन एंड क्लासेस. ओपन एंड का मतलब अगर मैं ये कह दूं कि लेस देन 45, तो लेस देन 45 तो 40 भी है, 0 भी है, माइनस में भी है, और मोर देन 50 कह दूं तो वो इनफाइनाइट तक चला जाता है. तो हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में. ये इसके डीमेरिट्स हैं. इसके बाद है, बेटा दीदी खाना मांग रहे थे दीदी. इसके बाद है आपका ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन को केशव चलो आप ही पढ़ो. ज्योमेट्रिक मीन. The geometric mean is obtained by multiplying the values of the items together and then taking it to its root corresponding to the number of items. It is a डिनोटेड बाय जी. जैसे हमने अपने अर्थमेटिक मीन को x बार से डिनोट किया था, ज्योमेट्रिक मीन को हम g से डिनोट करते हैं. उसमें हम क्या कर रहे थे, सबको ऐड करके n से डिवाइड कर रहे थे. यहाँ आपने क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करके उसका nth रूट निकालना है. अब अगर आपका nth रूट निकालना आपको आएगा नहीं, क्योंकि आपको तो सिर्फ स्क्वायर रूट निकालना आता है, अगर ऊपर 1/3 1/4 आ जाए तो आप नहीं कर पाओगे. उसके लिए आपको लॉग टेबल यूज करनी पड़ेगी. लॉग टेबल के लिए आप क्या करोगे, जो अगर आपकी इंडिविजुअल सीरीज है तो आपका ज्योमेट्रिक मीन आता है एंटीलॉग सिग्मा log x अपॉन n. ये फॉर्मूला आपको याद करना है. ठीक है. डिस्क्रीट सीरीज है तो
फिर एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स, जैसे हम सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करते थे, अब हम करेंगे सिग्मा एफ लॉग एक्स, यानी कि लॉग एक्स का लॉग लोगे, फिर एफ से मल्टीप्लाई करोगे, फिर एफ से डिवाइड करोगे। फॉर्मूला वही है, सिर्फ आपके यहाँ पर एंटी लॉग और लॉग आ गया। और अगर आपकी कंटिन्यूअस या ग्रुप सीरीज है तो सिग्मा एफ लॉग एम अपॉन सिग्मा एफ आ जाएगा, वेयर एम इज द मिड वैल्यू ऑफ योर क्लास इंटरवल्स। और अगर वेटेड है तो एफ की जगह डब्ल्यू आ जाएगा, सिग्मा डब्ल्यू लॉग एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। इसी तरह कंबाइंड मीन है तो n इंटू लॉग जी वन प्लस एन इंटू लॉग जी टू अपॉन एन वन प्लस एन टू, उसका एंटी लॉग। ज्योमेट्रिक मीन इज रिलेटिव वैल्यू एंड इज डिपेंडेंट अपॉन ऑल आइटम्स, इसमें भी हम ऑल आइटम्स लेंगे। ज्योमेट्रिक मीन इज नेवर लार्जर देन अर्थमेटिक मीन, ये अर्थमेटिक मीन से बड़ा नहीं होता है ज्योमेट्रिक मीन। इट इज रेयर दैट इट में इक्वल टू अर्थमेटिक मीन, ऐसा कभी कभी हो सकता है। देखो बेटा, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं आपकी एमसीक्यू बनती हैं, फिर आप कहते हो हमें तो ये हमने पढ़ा नहीं, तो आपको ध्यान से हर चीज को पढ़ना है, दो दो तीन तीन बारी। तो देखो ज्योमेट्रिक मीन ये कितना बड़ा क्वेश्चन है कि वो अर्थमेटिक मीन से कभी भी बड़ा नहीं होता। यानी ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हम अगर आप एक ही सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन निकालो या अर्थमेटिक मीन निकालो, तो अर्थमेटिक मीन या तो बराबर होगा या बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम्स इन टू सीरीज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। अगर आप दो कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो तो वो उनका जो कॉमन निकालते हो तो वो उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब आपको कैलकुलेट कैसे करना है, देखो वो कह रहा है कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द, हाँ जी कुछ कहना चाह रहे हो कीर्ति? मैम कीर्ति आप लॉग कुछ, क्या होता है? लोग बता रही हूँ बेटा, अभी क्वेश्चंस में आ रहे हैं बताऊंगी, ऐसे नहीं ओके आपको वो करूंगी। लोग ओके बताऊंगी क्या होता है, लोग टेबल भी दिखाऊंगी, लोग बताऊंगी भी सही। आप ही की बुक में है सब कुछ दिया हुआ, कुछ भी मेरे पास नहीं है, सब कुछ आपके पास है।